हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग विसर्ग संधि देखने वाले हैं। उसके पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। विसर्ग संधि एक छोटा सा टॉपिक है स्वर संधि और व्यंजन संधि की अपेक्षा, और इसमें कुछ रूल भी हैं। और जो रूल हैं वो 4 से 5 रूल आपको देखने हैं जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, व्यंजन संधि में अगर क्या था, शब्द का पहला भाग स्वर हो या फिर व्यंजन हो, दूसरा भाग अगर पहला भाग स्वर है दूसरा भाग व्यंजन होना चाहिए, या फिर पहला व्यंजन है दूसरा भी व्यंजन हो सकता है। तो संधि में हमने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा था कि आपको शब्द के 2 टुकड़े करने हैं। फिर अगर देखिए, जब स्वर संधि की बात हो रही थी तो क्या था कि स्वर संधि में पहला भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहला वर्ण मतलब प्रथम वर्ण है ना, उस दोनों स्वर होने चाहिए थे। लेकिन व्यंजन में क्या था, इनमें से कोई भी अगर पहले भाग का प्रथम अंतिम वर्ण या दूसरे भाग का प्रथम वर्ण दोनों में से कोई व्यंजन होना चाहिए था, वह था व्यंजन संधि। और अब जब हम लोग विसर्ग संधि में आए हैं तो विसर्ग संधि में देखेंगे कि जो प्रथम भाग शब्द के 2 टुकड़े करने हैं, आपको इतना पता है। तो प्रथम भाग का अंतिम वर्ण के बाद आप देखेंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। विसर्ग मतलब विसर्ग का साइन ये होता है आह वाला। और उसके बाद जो दूसरे भाग का प्रथम वर्ण, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है, यहाँ पे व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होगा तो वह विसर्ग संधि बनेगा। यह है विसर्ग संधि की परिभाषा। जब भी विसर्ग ध्वनि का मेल किसी भी स्वर, व्यंजन या फिर कहीं कहीं विसर्ग भी हो सकता है, तो जब विसर्ग ध्वनि का मेल स्वर व्यंजन के साथ होगा तो वह विसर्ग, उसमें जो भी विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। आपको विसर्ग संधि में अगर इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखें 2 मिनट के लिए, तो कुछ कुछ जगह कैसे रहेगा, यहाँ पे विसर्ग रहेगा और विसर्ग के बाद में या तो स्वर, कोई भी स्वर या कोई भी स्वर रहेगा या तो सघोष व्यंजन रहेंगे। जब ऐसा रहेगा विसर्ग के बाद में क्या रहेगा, स्वर या फिर सघोष व्यंजन, तो फिर वह दूसरे में किसी में भी बदल जाएगा। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे र में बदले या फिर ओ में बदले। वैसे ही देखेंगे कभी विसर्ग रहेगा, उसके बाद कभी चा छ ऐसा रहेगा, है ना। तो विसर्ग के बाद में अगर चा छ ऐसा कुछ रहेगा तो फिर ये स में बदलेगा। तो कभी ऐसा रहेगा कि विसर्ग रहेगा, विसर्ग के बाद में र हो सकता है या फिर कुछ भी, तो वह फिर बदलेगा ओ में। ऐसे करके 4 से 5 रूल है, वही आपको देखना है। मतलब पहले आपको ध्यान ये देना है कि विसर्ग रहना चाहिए पहले भाग में, उसके बाद में स्वर हो सकता है। हम लोग सघोष बोलेंगे, अगर सघोष बोलेंगे तो सघोष का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सघोष में आता क्या है। क्या क्या आता है सघोष में, सारे स्वर आते हैं। उसके बाद जो भी वर्ग रहेगा, कितने वर्ग हैं टोटल, 5 वर्ग हैं स्पर्शी व्यंजन में। तो सारे वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, है ना, 5वां वर्ण। अब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या होता है, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग होगा, चौथा वर्ण क्या होगा, घ होगा, और 5वां वर्ण होगा अंगा। वैसे ही अब च वर्ग की बात करेंगे तो च वर्ग में ज होगा, झ होगा, इ होगा। तो सारे स्पर्शी व्यंजन के तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सारे स्वर सघोष होते हैं। उसके अलावा या, रा, ला, वा और हा ये सघोष होते हैं। आपको यहाँ पे सघोष को थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि विसर्ग में बहुत जगह यूज होने वाला है। तो सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं वह आपको ध्यान देना है। जब मैं अगर सघोष बोलूं तो आपको पता रहना चाहिए कि स्वर की बात हो रही है, वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण की बात हो रही है। उसके अलावा या, रा, ला, वा और हा की बात हो रही है।
अगर विसर्ग संधि में पहले रूल की बात करें, जिसका पहला नियम है, पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम बोलता है विसर्ग के पहले अगर कंठ स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए। अब सघोष वर्ण हमने बात कर लिया है कि क्या क्या आते हैं, सारे स्वर आते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है, उसके अलावा या, रा, ला, वा और हा आते हैं। तो अगर ये आते हैं, देखिए यहाँ पे कंठ स्वर में क्या क्या आता है, कंठ स्वर में अ और आ, ये दोनों आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, उसके बाद कंठ स्वर के बाद आ मतलब विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है आपको, तो विसर्ग के पहले अगर कंठ स्वर आए और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए तो वह किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? वह बदल जाते हैं ओ में। पहला रूल बस यही था कि विसर्ग के पहले कंठ स्वर आए, कंठ स्वर का मतलब होता है अ और आ, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए। सघोष वर्ण मतलब स्वर, तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन का वर्ण, है ना, और उसके बाद या, रा, ला, वा और हा, इतने आते हैं, तो वह किसमें बदलेगा? ओ में बदलेगा। इसके उदाहरण देखने की कोशिश करें अगर हम लोग। पहला जैसे कि मनोहर, आप इसके जब दो भाग करेंगे, मनः धन हर, अब आप इसको पहले यह देखिए कि हमारे परिभाषा को पूरी तरह से सही ठहरा रहा है कि नहीं ठहरा रहा है। देखेंगे आप यहाँ पे मना धन हर, अब यहाँ पे देखेंगे कि विसर्ग तो है, ये देखिए विसर्ग है, पहला हमारा ये था कि विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग है। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि विसर्ग के पहले हमने क्या बोला था, कंठ स्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ना है, तो आपको पता है कि न है मतलब क्या है, न तो है लेकिन यह पूर्ण रूप से भी न है, न है तो इसमें भी क्या छुपा हुआ है। अगर आप ना को अलग करेंगे, देखिए हर व्यंजन में एक स्वर छुपा रहता है, उसका नाम है आ, तो ना को अगर आप अलग करेंगे तो ये हलंत हो जाएगा और ये अ हो जाएगा। तो अ हमारा क्या है, कंठ स्वर। आपको ध्यान यही देना है कि व्यंजन में, सारे व्यंजन में अ छुपा होता है और आ क्या है, कंठ स्वर है। देखिए आ है और हमारा परिभाषा क्या था, कंठ स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पे ना में आ छुपा हुआ है। जब अगर आप इसकी विच्छेद करेंगे, जैसे कि अगर मैं एक विच्छेद करके इसको बताऊं तो माँ है, फिर आ है, और उस अगर आप स्वर को अलग कर देंगे तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा, मतलब ये आधा माँ है, अभी पूर्ण रूप से माँ नहीं है। उसके बाद फिर ना देखेंगे, फिर अ हो गया, फिर आहा, है ना, उसके बाद फिर हा, फिर आ, फिर रा, फिर आ। ये देखिए ये मनोहर ये मना और हर के ये विच्छेद हो गए। तो इसमें क्या, पहले हमारा परिभाषा को देखिए, परिभाषा था विसर्ग के पहले कंठ स्वर आना चाहिए और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आना चाहिए। सघोष वर्ण मतलब, अब देखिए यहाँ पे हा मैंने बोला था, क्या क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर यार अलावा हा होना चाहिए। तो यहाँ पे है मतलब सघोष वर्ण है, तो वह किस में बदल जा रहा है, देखिए यह अगर ऐसा है तो हम ओ में बदल जा रहा है। तो ये देखिए मनोहर, है ना, ओ में बदल गया। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, मनोनुसार, जैसे कि मनोनुसार हो गया, पयोद हो गया, ये सारे के उदाहरण, इसके सारे के हम लोग देखने वाले हैं। पयोद हो गया, मनोबल हो गया, है ना। पहले इनके देखते हैं, जैसे कि आप इसके अगर विच्छेद करेंगे तो मना धन अनुसार, आपको परिभाषा याद है, परिभाषा पे यहाँ पे देखेंगे, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले न है, न मतलब न में अ छुपा हुआ है मतलब कंठ स्वर है, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण, सघोष वर्ण में क्या आते हैं, सारे स्वर आते हैं, सारे स्वर मतलब यहाँ पे आ आएगा, है ना। तो ये सही हो गया। फिर किस में बदल रहा है, ये ओ में बदल रहा है, देख लीजिए। वैसे ही आप इसको देखेंगे तो पय धन द,
पया धन दा। अब देखेंगे विसर्ग है, विसर्ग के पहले या है और या में आ छुपा हुआ है, तो यह कंठ स्वर हो गया। और उसके बाद देखिए यह सघोष व्यंजन का कौन सा वर्ण है, तीसरे चौथा और पांचवा हमें पता है, तो कौन सा है, ता था दा, है ना, तो ये तीसरा वर्ण है। आप देखिए ता था ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यह हमारी परिभाषा को पूरी तरह से सही ठहरा रहा है। तो यह हो गया। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें, ये तीसरे नंबर में जो है, तो आप इसके अगर दो टुकड़े करेंगे, मनः धन धन बल। आप इसको देखेंगे तो आ तो है, उसके पहले ना है, ना में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, मतलब ये कंठ स्वर है। विसर्ग के पहले कंठ स्वर आ चुका है और विसर्ग के बाद में क्या था, सघोष वर्ण आने चाहिए। तो सघोष वर्ण में क्या क्या थे, स्पर्शी व्यंजन के तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तो बा क्या होता है, पा फा बा बा मा, तो यह देखिए तीसरा वर्ण आ रहा है, ठीक है। तो यह अभी किस में बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जितना ज़्यादा उदाहरण करेंगे हमारा परिभाषा भी उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा। जैसे कि तेजो मैं, या फिर तेजो मूर्ति कर सकते हैं आप, है ना। तो अगर करेंगे तो तेज धन मैं हो जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ण विच्छेद करने आना चाहिए। वर्ण विच्छेद करने हमने बहुत बार बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर दूसरे उदाहरण की बात करूं तो शिरोमणि, शिरोमणि, आप इसके टुकड़े करिए, शिरः धन मणि। वैसे और अगर उदाहरण देखेंगे तो हो गया जैसे कि सोहम, सोहम। आप अगर इसकी विच्छेद करने चाहेंगे, देखिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द एक आ गया है, तो इसके अगर करेंगे तो क्या होगा, सह धन अहम, है ना। अगर आप इस शब्द की विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सह धन अहम होगा। यह देखिए, आपको फिर से परिभाषा याद करना है। परिभाषा क्या था, विसर्ग के पहले आ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे स है, मतलब इसमें आ छुपा हुआ है, और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आना चाहिए। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पुरोधा, पुरोधा, तो पुरः धन धा। यहाँ पे आप परिभाषा को याद रखिएगा और उसमें देखिएगा क्या है, क्या सही ठहरा रहे क्या, तो हाँ सही है। क्यों, ता था दा धा, धा मतलब चौथा वर्ण आ रहा है, किसका, सघोष वर्ण का, है ना, स्पर्शी व्यंजन का। अब देखेंगे तो सघोष में धा आता है क्योंकि ये चौथा वर्ण है, हो गया। तो यह पहला जो रूल था, उसके बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें कुछ कुछ जगह पे अपवाद हो सकता है। अपवाद कहाँ पे होगा, अगर कहीं पे आपको दिखे अंतः, क्या अंतः या पुनः, अपवाद है ये, है ना। आपको अपवाद भी याद रखने हैं कुछ कुछ। तो अगर आपको अंतः दिख रहे हैं, पुनः दिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ओ नहीं करना है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ की जगह पे रा हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, अंतर्धान, अंतर्धान। अब अगर आप इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, अंतः ध्यान धान। देखिए यहाँ पे व्यंजन है, सॉरी विसर्ग है, उसके पहले ता है, ता में आ छुपा हुआ है, मतलब यह कंठ स्वर हो गया। लेकिन उसके बाद में देखेंगे तो यह भी सघोष में आता है, धा सघोष में आता है, क्योंकि ता था दा धा चौथा वर्ण है ये, तो यह सघोष में आएगा। तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। जब ये सघोष में आ गया है तो इसको तो ओ होना चाहिए था, लेकिन यह किस में बदलेगा, देखिए बदल गया है, किसमें, रा में बदल गया है, तो यह ओ की जगह रा आ गया है। तो आपको अपवाद यह याद रखना है कि अगर अंतः और पुनः दिखते हैं, और हमारा जो पहला नियम था, पहले नियम में क्या बोला गया था कि विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो
और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो। यह आपका पहला नियम था, तो वहाँ पे ओ होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर अंतः और पुनः आएंगे तो यह नियम वहाँ पे सही नहीं ठहरता, तो उसकी जगह पे र आ जाता है। बस इसके एक या दो ही उदाहरण है, ज़्यादा उदाहरण है नहीं। इसी के एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग इसका, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, तो इसमें आप देखेंगे पुनः धन जन्म। अब अगर इसके आप फिर से देखेंगे, इसमें परिभाषा को याद करेंगे तो परिभाषा सही रूप इसमें ठहर, मतलब उसको सही दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म होना चाहिए, फिर ऐसे तो नहीं, पुनर्जन्म होना चाहिए ना, यहाँ पे ओ की मात्रा होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, रा है। तो क्या था, अगर अपवाद में क्या याद रखना है आपको, अंतः और पुनः है तो ओ की जगह पे रा हो जाता है। बस दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल ये बोलता है, अगर विसर्ग के पहले, ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो और विसर्ग के बाद में क्या किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का किसी भी वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन है, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अगर है तो वह जो विसर्ग है, ये विसर्ग बदल जाता है किसमें, सा में। किसमें, सा में। अगर इसको उदाहरण से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला उदाहरण है नमस्ते। अगर आप इसकी विच्छेद करेंगे तो नमः धन ते होता है, नमः धन ते, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये नमः धन ते में आप देखेंगे विसर्ग है, विसर्ग के पहले कंठ स्वर है, यहाँ पे आ छुपा हुआ है, और उसके बाद देखेंगे तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण में देखिए ता आ रहा है ना। तो क्या है, यहाँ पे सा जुड़ जा रहा है, विसर्ग की जगह पे सा हो जा रहा है। और उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे दूसरा उदाहरण देखें हम लोग, मनस्ताप। तो मनस्ताप में क्या होता है, मना धन ताप। देखिए यही रूल है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए स जुड़ गया, आधा स जुड़ गया। वैसे ही अगर और उदाहरण देखें तो भास्पति का मतलब क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, सूर्य। अगर आप इसके विच्छेद करने जाएंगे तो क्या होगा, भा धन पति। तो भा धन पति ऐसे होगा। ये देखिए कंठ स्वर है ये। फिर देखिए हमारा परिभाषा क्या था, आ है और किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, तो ये पहला वर्ण है, उसमें क्या जुड़ जाता है, स जुड़ जाता है। वैसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। यह उदाहरण है श्रेयस्कर। तो आप इसको देखेंगे, श्रेयः धन कर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, सॉरी विसर्ग है, विसर्ग के पहले यह तो व्यंजन है, लेकिन या में आ छुपा हुआ है ना। तो यह क्या है, कंठ स्वर के बाद विसर्ग के बाद में देखिए किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तो क्या उसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो उसमें स जुड़ जाएगा, विसर्ग की जगह पे स आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रूल हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके 4 उदाहरण भी देख लें। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है कि कंठ है, कंठ के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, तो वहाँ सा हो जाएगा। कौन सा सा, देखिए यहाँ ये सा लिखा हुआ है, मतलब आधा सा है, पूरा सा आप इसको नहीं मानेंगे, पूरा सा में ऐसे रहता है और इसमें क्या छुपा रहता है, आ। विसर्ग संधि का तीसरा रूल क्या बोलता है, विसर्ग संधि का तीसरा रूल बोलता है कि अगर विसर्ग के पहले अ और आ के अतिरिक्त, मतलब ये दोनों नहीं होने चाहिए, अ और आ के अतिरिक्त
कोई सा भी स्वर हो, अतिरिक्त कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में आ, उ और क्या था, सघोष व्यंजन। इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, सघोष वर्ण नहीं बोल रहा हूँ, सघोष व्यंजन बोल रहा हूँ। और सघोष व्यंजन में आपको क्या पता रखना है, सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आएंगे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा, उसके साथ में या, रा, ला, वा और हा आएंगे। अगर मैं सघोष व्यंजन की बात करता हूँ तो व्यंजन बस को ध्यान देना है हमें, सघोष में सघोष पूरे वर्ण को याद नहीं रखना है ना। सघोष वर्ण में सारे वर्ण आ जाते हैं, स्वर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर सघोष व्यंजन की बात कर रहा हूँ तो केवल व्यंजन की ही बस बात कर रहा हूँ ना वहाँ पे। तो क्या है, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ और आ के अतिरिक्त कोई सा भी वर्ण हो, और विसर्ग के बाद में आ, उ और उसके या फिर सघोष व्यंजन, इनमें से कुछ भी हो, है ना, इनमें से कुछ भी हो तो वह किस में बदल जाएगा, ये जो विसर्ग है वह रा में बदल जाएगा। ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है वह रा में बदल जाएगा। क्या है तीसरा रूल, विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो, है कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर वर्ण की बात कर रहा हूँ अभी मैं, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर वर्ण हो, और विसर्ग के बाद में, है ना, विसर्ग के बाद में आ, उ या फिर कोई भी सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन में आपको याद रखना है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर ऐसा है तो जो ये विसर्ग आपको दिख रहा है, यह विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। इसकी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप इसकी विच्छेद करने जाएंगे तो क्या होगा, धन्यवाद हो गया ना। अब देखिए हमारा परिभाषा क्या था, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ के अतिरिक्त, आ के अतिरिक्त क्या होगा, ई होगा, उ, ए, ओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर ये है किसके पहले, विसर्ग के पहले ये है, मतलब आ के अतिरिक्त ई, उ, ए, ओ और ये है, और विसर्ग के बाद में आ है, उ है और उ है ना, उसकी या फिर सघोष व्यंजन है, कुछ भी हो सकता है। सघोष व्यंजन में जो आते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो है, तो या फिर जो विसर्ग है वह रा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है ना, स के बाद क्या है, स के बाद बड़ी की मात्रा मतलब ई है, और विसर्ग के बाद में देखिए सघोष व्यंजन वह दिख रहा है आपको, वह होते हैं सघोष व्यंजन में, तो विसर्ग के बाद में ये है, तो यह किस में बदल जाएगा, देखिए जो विसर्ग था, विसर्ग किस में बदल गया, रा में बदल गया, किस में, रा में। अगर और दूसरे उदाहरण की बात करूँ मैं, जैसे कि ज्योतिर्मय बोलते हैं, अगर आप इसके भी चित्र करने जाएंगे तो क्या होगा, ज्योतिर्धनमय होगा। जब अगर आप फिर से इसके देखेंगे तो यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग के पहले क्या है, ई है, छोटी ई है ना, और उसके बाद में क्या है, ये जो माँ होता है, माँ क्या होता है, पांचवा वर्ण होता है स्पर्शी व्यंजन का, पा, फा, भा, भा, मा, है ना, तो ये भी सघोष व्यंजन में आएगा। ये देखिए हमारी जो परिभाषा था वो परिभाषा पूरी तरह से यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, विसर्ग है, ये विसर्ग कहाँ पे, रा में बदल जाएगा, रा में बदल गया। आज थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण से परिभाषाएं क्लियर हो जाती हैं, है ना। और अगर उदाहरण की बात करूँ मैं तो आयुर्वेद, अगर आप इसके भी विच्छेद करेंगे तो आयु धन वेद होगा। ये विच्छेद है, मतलब विसर्ग है, और विसर्ग के पहले उ है और विसर्ग, और ये वाह, तो हमारा जो परिभाषा था वो सही बैठ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे र बन गया, र जुड़ गया विसर्ग की जगह पे। अगर दूसरे उदाहरण की और बात करें हम लोग, बहिर्भाग, तो बहिर्भाग में क्या हो गया, बहि धन भाग। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई
हा के बाद देखिए है और हा के में क्या है, छोटी की मात्रा तो ई है और ये है भा। अब भा किस में आता है, सघोष व्यंजन में आता है। अगर और उदाहरण में बात करूं मैं, दुरूह, दुरूह, अगर आप इसके विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दु धन ऊह, ऊह। ठीक है। अब आपको परिभाषा एक बार से फिर से याद करनी है। परिभाषा क्या था, विसर्ग के पहले अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो अ के अतिरिक्त कौन से जो स्वर आते हैं उसमें देखिए उ है, तो उ धन विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या होने चाहिए थे, सघोष व्यंजन होने चाहिए थे, या तो आ उ और उ हो। तो देखिए यहाँ पे उ दिख रहा है और यहाँ पे देखिए ये उ है, तो विसर्ग के बाद में उ दिख रहा है, तो यह किस में बदल जाएगा, ये देखिए विसर्ग जो था वह विसर्ग बदल किस में गया, रू में, रा में। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हमारा हो गया। तो वैसे ही आप और उदाहरण देख सकते हैं। अब विसर्ग संधि का जो अगला नियम था वह क्या बोलता है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर की बात कर रहे हैं अपना, अब सारे स्वर आ सकते हैं, आ से लेके ओ तक कोई भी स्वर आ सकता है। और विसर्ग के बाद में च हो, छ हो या सा, इसमें कंडीशन क्या है, चा छा और सा होने चाहिए विसर्ग के बाद में, लेकिन विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो। तो ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है, यह विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सा, सलजम वाले सा में बदल जाएगा। क्या है रूल, ये विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में अगर चा छा सा है तो वह सा में बदल जाएगा। अगर इस उदाहरण की बात करें, जैसे कि निश्चल, निश्चल है ना, निश्चल, तो निश्चल को देखेंगे आप, निह धन छल, निधन छल हो गया। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, कोई भी स्वर, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना में ई की मात्रा है, मतलब ई है स्वर, और यहाँ विसर्ग है ही, और ये देखिए छ है, तो यह किस में बदल गया, ये सारा ये जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल गया, सा में बदल गया। और ऐसे अगर दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण हम लोग देखें तो यस शेष जैसे है, यस शेष, तो यह कैसे होगा, यस धन शेष, यस धन शेष। अब आपको फिर से याद रखना है हमारे परिभाषा क्या था, विसर्ग हो, विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर हो, स में आ छुपा हुआ है, और विसर्ग के बाद में यहाँ पे देखिए सा है ना, चा छा सा में से कोई सा भी वर्ण हो तो सा है, वह किस में बदल जा रहा है, विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये सा दिख रहा है आपको, ये सा, यहाँ पे ये वाला सा, तो यहाँ विसर्ग की जगह पे ये आ गया है। और उदाहरण देखें हम लोग, कश्चित, कश्चित, अगर आप इसकी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, कह धन चित होगा, कह धन चित। ठीक, हमारी परिभाषा को आप परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या था, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर, विसर्ग के बाद में चा छा और सा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सारा कुछ है, तो इसमें देखिए सा जुड़ गया इसमें। अगर और उदाहरण देखें तो तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपह धन चर्या, इसका परिभाषा हो जाएगा तपह धन चर्या। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद में च है, किसमें बदल जा रहा है, ये सा में बदल जा रहा है। तो आपको परिभाषा ये वाला भी क्लियर हो गया होगा, काफ़ी उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब दूसरे परिभाषा में जाते हैं, एक या दो नियम और बचे हैं, उसके बाद फिर आपका विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा। अब विसर्ग संधि का जो अगला नियम है वह ये बोलता है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, ई या फिर उ होना चाहिए, है ना, विसर्ग के पहले ई या फिर क्या होना चाहिए, उ। और विसर्ग के बाद में होना चाहिए का, खा, टा, ठा,
प, फ, मतलब स्पर्शी व्यंजन का पहला या तो दूसरा वर्ण होना चाहिए, है ना। स्पर्शी व्यंजन का पहला या फिर पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। तो वह किस में बदल जाएगा? अगर विसर्ग के पहले ई या फिर ऊ है और विसर्ग के बाद में का, खा, टा, ठा या फिर पा, फा ऐसा कुछ है, तो यह जो विसर्ग दिख रहा है आपको, यह विसर्ग बन जाएगा किसमें? षटकोण वाले सा में। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अब विसर्ग में क्या हो रहा है। विसर्ग में ज्यादातर जो बदलाव हो रहा है विसर्ग की जगह पे, वह उसमें वाले जो व्यंजन थे उसमें हो रहा है। कोई सा में बदल रहा है, कोई सलचम वाले सा में बदल रहा है, कोई ये देखिए षटकोण वाले सा में बदल रहा है, कुछ अंतर मतलब रा में बदला था जो, है ना। तो देखिए ज़्यादातर जो अगर आपको सा ई वाले सा ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप एक बार गेस कर सकते हैं क्वेश्चन से ही कि यह किसमें होगा, विसर्ग संधि में आएगा। आपको ऐसा आइडिया हो जाएगा अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे उदाहरण से कि अगर आपको सा ऐसा दिख रहा है तो आपको दिमाग तुरंत बोल रहा है, क्लिक कर रहा है वहाँ पे कि हाँ यार ये तो विसर्ग संधि में हो सकता है और आएगा। अगर इसके उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण अगर देखें तो निष्प्राण, अगर देखें तो निष्प्राण, इसके आप विच्छेद करिए, नि धन प्राण होगा। अ है मतलब विसर्ग है और विसर्ग के पहले ई है ना, छोटी की मात्रा मतलब ई है और उसके बाद में पा है ना। तो हमारी परिभाषा को पूरी तरह से यह संतुष्ट कर रहा है। तो वहाँ पे देखिए विसर्ग की जगह पे क्या आ जा रहा है, सा, षटकोण वाला सा। और वैसे ही दूसरे उदाहरण की बात करें हम लोग, निष्कपट में देख रहे हैं आप, नि है धन कपट, नि धन कपट। ये देखिए पहला वर्ण है, इसमें बोला है पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए, तो पहला वर्ण यहाँ पे है ना स्पर्शी व्यंजन का। उसके पहले देखेंगे तो आ तो है ही और अ के पहले ई है या फिर ऊ होना चाहिए, तो यहाँ पे ई है ना। तो ये हमारी परिभाषा को पूरी तरह संतुष्ट कर रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पे विसर्ग की जगह पे क्या आ जा रहा है, आधा सा, निष्कपट। एक और रूल है, वह ये बोलता है कि अगर विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, देखिए कितना अच्छा सा रूल है, छोटा सा एकदम। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में आ हो, तो यह जो विसर्ग और आ है, पहले वाला आ ये क्या बनाता है, ओ बनाएगा, और ये वाला जो आ है यह इसका क्या होगा, इसका लुप्त हो जाएगा, मतलब यह लुप्त हो जाएगा और इसके जगह पे ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला साइन, इसको भी आ ही बोलते हैं, है ना। तो अगर जैसे हम लोग उदाहरण की बात करें कि इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे कि प्रथमोध्याय, आप अगर इसकी करेंगे टुकड़े तो क्या होगा, प्रथम धन अध्याय, ये देखिए ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माँ है, माँ में आ छुपा हुआ है, आ हो गया। और विसर्ग के बाद में भी आप देखेंगे तो आ है, तो विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद में भी आ है, तो यह दोनों क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और विसर्ग के बाद वाला जो ये है इसका लोप हो जाएगा और वहाँ पे ये वाला आ जाएगा। और अगर दूसरे उदाहरण की बात करें हम लोग, यशोभिलाषी, यहाँ पे देखेंगे यह सो है ना, तो क्या होगा, यशः हो जाएगा, इसकी विच्छेद करेंगे तो यशः धन अभिलाषी। जब आप इसकी ये शब्द जो आपको दिख रहा है वह क्या है, यशोभिलाषी। जब आप इस शब्द को दो टुकड़े करेंगे तो यशा होगा, यशा के बाद अभिलाषी होगा। और उसके बाद फिर देखेंगे कि विसर्ग के पहले आ दिख रहा है, सामने आ छुपा हुआ है और यहाँ पे तो आ है ही, तो आ धना ये दोनों ओ बदल जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे और ये वाला जो बाद वाला आ है वह यह
ये वाले साइन में बदल जाएगा। अब एक दो बहुत छोटे छोटे से रूल हैं, उसको हमारा विसर्ग संधि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस एक या दो छोटे छोटे उदाहरण हैं, छोटे छोटे नियम हैं, उनको देख लेते हैं बस। जैसे कि एक नियम है, वह ये बोलता है कि विसर्ग के बाद में अगर र दिखता है तो विसर्ग के पहले, है ना, विसर्ग के बाद में अगर र दिखता है और अगर विसर्ग के पहले हस्व स्वर है ना, विसर्ग के पहले अगर हस्व स्वर है और विसर्ग के बाद में र दिखता है तो जो यह हस्व स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब ये हस्व और दीर्घ क्या होता है? हस्व की बात करूँ, हस्व मतलब छोटा रूप और दीर्घ मतलब बड़ा। तो अ जो है, जैसे कि अगर मैं आ बोलूँ तो अ क्या है, जैसे इसे क्या बोलते हैं, छोटा या फिर बड़ा, है ना, बड़ा मतलब दीर्घ। वैसे ही अगर छोटी है तो इसे बोलेंगे क्या, हस्व। अगर मैं बड़ी को बोलूँ तो यह हो जाएगा दीर्घ। वैसे अगर मैं ओ को बोलूँ तो यह होगा हस्व स्वर, अगर मैं बड़ा ओ को बोलूँ तो यह होगा दीर्घ स्वर। तो जो ये हस्व वाला है वह दीर्घ में बदल जाएगा, लेकिन उसके बाद कंडीशन क्या होना चाहिए कि रा होना चाहिए, विसर्ग के बाद में रा होना चाहिए और विसर्ग के पहले हस्व स्वर हो तो वह दीर्घ में बदलेगा। अगर इसकी उदाहरण की बात करूँ मैं तो जैसे नीरस हो गया, नीरस में आप देखेंगे क्या होगा, पहले जब इसकी विच्छेद करेंगे तो नि धन रस होगा। इसकी विच्छेद कैसे करेंगे, नि धन रस, देखिए। और जब आप विसर्ग के पहले देखिए क्या होना चाहिए, हस्व स्वर होना चाहिए, यहाँ पे छोटा ही है, और विसर्ग के बाद में र है, किस में बदला, या बड़ा ई में बदला, मतलब दीर्घ रूप में बदला। अगर वैसे दूसरे उदाहरण की बात करूँ मैं, निरोग, इसमें भी आप देखेंगे निह धन रोग। देखिए यहाँ पे विसर्ग तो है ही, विसर्ग के पहले छोटा ही है और विसर्ग के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे रा। तो हमारा रूल क्या था, विसर्ग के बाद में रा होना चाहिए, विसर्ग के पहले हस्व स्वर होना चाहिए। तो वह किस में बदलेगा, दीर्घ रूप में बदलेगा। और दीर्घ रूप मतलब ये देखिए छोटा ही है तो बड़े रूप में, बड़ा ही में हो जाएगा, तो यह नी रोग, ये देखिए बड़ा ही हो गया ना, तो नी रोग हो गया। वैसे ही और उदाहरण और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में यह बोलता है कि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि विसर्ग बना रहे और कहीं कहीं ऐसा होगा कि जो विसर्ग का चिन्ह रहेगा वह लुप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे जगह रहेगा जहाँ विसर्ग का चिन्ह बना रहेगा। यह नियम नहीं है, यह बस कुछ उदाहरण है जिसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे विसर्ग बना रहता है, लिखा रहता है। अगर विच्छेद करेंगे तो भी रहेगा और विच्छेद के बाद भी लिखा रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रातः काल, तो अगर आप इसकी विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रातः धन काल। ये देखिए यहाँ पे विसर्ग तो है, लेकिन यह देखिए विसर्ग क्या है, बना हुआ है, यहाँ पे लुप्त नहीं हुआ है। तो यह नियम तो है नहीं, लेकिन ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो जिसमें कि विसर्ग का लोप नहीं होता। जैसे कि मैं बोलता हूँ दुख, तो आप दुख ऐसे लिखते हैं, ये देखिए दुख, अगर आप इसको करेंगे तो दु धन का होगा ऐसे, लेकिन देखिए विसर्ग का लोप हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वैसे अगर मैं बात करूँ अंतःपुर, तो ये अंतः धनपुर है ना, ये देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग का लोप नहीं हो रहा है, मतलब कुछ जगह ऐसा होगा जहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं होगा, वह आपको ध्यान देना है। कुछ उदाहरण ही है, 2-3 उदाहरण, 3 दिनों को तो आपको ध्यान देना ही है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं होगा। और कुछ उदाहरण ऐसे हैं उसमें ऐसा रहेगा कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, हमने देखा था कि विसर्ग का लोप नहीं होता, इसमें क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो, और विसर्ग के बाद में कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए। तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अगर हम लोग इस उदाहरण की बात करेंगे, इनमें इस रूल के अनुसार कि कुछ उदाहरण देखना चाहें तो अतएव, जैसे कि अतएव हो गया, तो अतएव में देखेंगे आप अतः धन एव, ये देखिए आपने विच्छेद किया तो अतः हुआ और विच्छेद के बाद में देखा तो यह इसका लोप हो गया,
किसका, आ का। और आ का लोप हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए लोप तो हो गया, लेकिन जैसे पहले की विसर्ग संधि हमने देखा था, कहीं पे ओ जुड़ जा रहा था, कहीं पे सा, कहीं पे रा, कहीं पे सा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, विसर्ग का सीधा सीधा लोप हो गया बस, और बाकी वैसे ही क्या वैसे ही शब्दों को लिख दिया गया। अगर और दूसरे उदाहरण की बात करूँ, जैसे कि यश इच्छा, तो इसका भी उदाहरण क्या होगा, ये आप इसको विच्छेद करेंगे तो यशा धन इच्छा। ये देखिए यहाँ पे विसर्ग आपको दिख रहा है, यह विसर्ग यहाँ पे लोप हो गया है बस। तो बस ऐसे ही है, इसका ये छोटा सा ही है, वैसे ऐसे कोई उदाहरण वो शायद कम ही पूछते हैं पेपर में। आपको जो मैंने पहले नियम बताए हैं, वो पहले सारे नियम को याद रखने हैं, जो पहले के 4 से 5 नियम हैं उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछ जाते हैं। ये अपवाद रूप है ना, अपवाद वाले उदाहरण हैं कुछ कुछ, इनको बस आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं समास। समास को भी जैसे अभी हमने संधि को डीपली देखा, वैसे समास को भी डीपली देखेंगे, और ऐसे देखेंगे कि जैसे कि संधि को अगर आपने सारे रूल देखे हैं तो आपको ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आ भी रहा होगा कि अगर संधि का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता रहेगा कि अगर दीर्घ संधि से कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखेगा तो आप विच्छेद करेंगे, और विच्छेद करके पता लगा लेंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि ही होगा, क्योंकि अगर आपको रूल पता है तो हम लोग जैसे स्वर संधि को देखें, व्यंजन संधि को देखें, विसर्ग संधि को देखें, वैसे अब समास को देखने वाले हैं अगले वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।